भारत माता की। बोलो बोलो योगी बाबा, बोलो बोलो योगी बाबा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। अब आप आ जाइए। जनपद सिद्धार्थनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी श्रीमती रानी वसुंधरा कुमारी जी से, जो कि प्रबंधक है रतन सेन इंटर कॉलेज की, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के माध्यम से। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। महावीर हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा के माध्यम से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद डुमरियागंज और उनकी पुत्री सुश्री पूजा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और हमारे मंचासीन जनप्रतिनिधिगण ये गदा भक्ति और शक्ति का प्रतीक, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम। जनपद सिद्धार्थनगर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय। और इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक बांसी माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी से, कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे सब शांत हो जाओ भैया, सब शांत हो जाओ। राजन अपने गोल को शांत कराओ, शांत हो जाओ। ढेर नारा लग गए, थोड़ा शांत हो जाओ, सुस्ता लो। जेके सुनने के बाद के सुनने के पड़ी तो जरा आराम से देखो। पहले तो सभी लोग जो भीड़ आयल बा यहाँ पर, जितना लोग हमार बोली सुनत है कि नहीं, पिछवा तक हमार बोली सुनत है। अरे तुमको तो ना बोल रहे हैं। सभी लोग को जय राम जी, प्रणाम, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी आए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्यामधनी राही जी, माननीय विधायक आदरणीय विनय वर्मा जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय ध्रुव त्रिपाठी जी, माननीय विधायक विधान परिषद के सदस्य आदरणीय सुभाष यदुवंश जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शीतल जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपक मौर्य जी, पीछे बैठे हुए सभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक जो अभी आपको बहुत लंबे समय तक नारा से वो कर रहे थे, आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी, मैं पहले बात तो महाराज जी आपसे मैं आग्रह करता हूं कि पहले तो मैं इन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सारे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर जो आए हैं, ये पूरा समूह जनपद सिद्धार्थनगर का आपके स्वागत में, आपको सुनने के लिए आया है। अब इसमें ज़्यादा भीड़ हो सकता है हमारा होगा, मगर सबका सहयोग है इसमें। इस धरती पर हमारे सतीश द्विवेदी जी ने भी बोला भी, पहला भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी के जन्मस्थली और कर्मभूमि बांसी विधानसभा है।
और इस प्रांगण में जहां हम लोग बहुत दिन के बाद इकट्ठा हुए हैं, ये पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से हमारे पूर्वज ने 1915 में इसका नींव रखा और 1917 में इसका हाई स्कूल और बाद में इंटर का संचालन हुआ। तो ये अब 109 साल पुराना ये इंटर कॉलेज हमारा है। क्योंकि बहुत सारे बातें आपके सामने आ गया और आप अभी महाराज जी को भी सुनेंगे और हमारे लोकप्रिय सांसद जी को भी सुनेंगे जो बहुत तथ्यात्मक अपने भाषण देते हैं। मैं ज़्यादा ना बोलूँगा। 1989 में महाराज जी मैं पहली बार चुनाव लड़ा था और यहाँ पर राजीव गांधी का बहुत बड़ा रैली हुआ था इसी प्रांगण में। मैं नया यहाँ पर एक विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, निर्दल के रूप में था और जैसे मैं यहाँ इस प्रांगण में प्रवेश किया, उन सभी पब्लिक के बीच में एक आवाज हमारे पक्ष में उठने से राजीव गांधी बिना अपने भाषण दिए उड़ के चले गए और सारा खेल उसी समय खत्म हो गया। उसके बाद से लेके आज तक लगभग 37 साल से कोई भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ और मैं महाराज जी आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम बासी में दिया। थोड़ा बहुत हमको लग रहा था कि इतना बड़ा ग्राउंड हम कैसे कवर करेंगे, मगर इस जनता ने आपको सुनने के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ आ गए और अपार भीड़ होकर यहाँ हमारे सामने दिखा, जो आज रोड तक भी जा रहा है। बहुत दिन के बाद हम लोग ने बासी विधानसभा के लोग ने इतनी बड़ी भीड़ देखी। सही बात तो यह है कि इतने साल के बाद किसी नेता का ना आने के कारण हम सभी कार्यकर्ता थोड़ा अस्थिर हो गए थे, ढीले हो गए थे, कोई मिल नहीं रहा था। नेता आए तो हम लोग सब इकट्ठा हो गए। आज महाराज जी आपके वजह से हम सारे लोग सक्रिय हो गए हैं और ये सक्रियता हमारा 2027 तक डुमरियागंज, इटवा और बासी मिला के हम मिशन 27 को पूरा करेंगे। पूरा जनपद ही हमारे साथ रहेगा, वो पूरा जनपद रहेगा। तो जब हम माधव बाबा की बात करते हैं तो उनकी प्रेरणा से ये 37 साल हमने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करके और 37 साल उनकी प्रेरणा पर हम चलते रहे। जनता का अपार भीड़ और सम्मान मिलने के बाद इस 37 साल में बहुत सारे कार्यकाल हम लोग ने देखे, बहुत सारे सरकारें देखी और सरकारें में भी ऐसे जो पारिवारिक आधार पर अपना पार्टी बना के उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में राज किया। अगर राज की बात करते हैं तो 2017 के पहले संस्थागत भ्रष्टाचार, लूट और बलात्कार, माफिया का पूरा राज, इन बिजली न मिलना, सड़कों का पूरा गड्ढा भरा हुआ, ऐसे बहुत सारे चीजें थे जो जनता को मिलते नहीं था। और इसी को लेके हम लोग यहाँ पिछले 67 साल से या 69 साल तक हमने देखा कि जब तक आपकी सरकार नहीं आई, जब तक एनडीए की सरकार नहीं आई और आपके नेतृत्व आया, तब जाके 2017 में इस पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ। जो सुख सुविधा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति उसको हर सुविधा सरकारी योजना का मिले, तब जाके यहाँ पर विकास संभव हो पाएगा। और वो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, 2017 में आपके नेतृत्व करने के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने आज गांव का परिवर्तन कर दिया, आज परिवार का परिवर्तन कर दिया, परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़ गई और सारे सुविधा पारदर्शिता के साथ डीबीटी के माध्यम से जनधन खाता में होते हुए गए। तो आज इसका स्वरूप हम तब देखते हैं जब हम बड़ी बड़ी बातें न करके हम ये देखते हैं कि हमारे जनपद में छोटे छोटे कस्बे, चौराहे पर जहाँ एक चाय की दुकान होती थी, आज वहाँ पर हर प्रकार की दुकान उपलब्ध है, क्योंकि गांव का मांग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ गया, एसी के लिए भी आ गया, कूलर के लिए भी आ गया, वॉशिंग मशीन के लिए भी आ गया, बढ़िया घर सजाने के लिए टाइल भी आ गया, बाथरूम के फिटिंग भी आ गए। अब बहुत सारे हार्डवेयर के सामान और अच्छी ज्वेलरी, आभूषण के दुकान और बहुत सारे ऐसे दुकान आ गए जो आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं। और इससे आकलन लगता है
कि आम आदमी का परिवार की आर्थिक स्थिति परिवर्तन हो गया, बदल गया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के नाते दुकानों में रौनक हो गया है। और आज ये विकास का दर जो आप उत्तर प्रदेश में बार बार हम लोग को विधानसभा में बताते हैं, ये विकास का दर आपके मेहनत से, आपके योजनाओं के नाते ये आगे धीरे धीरे करके बढ़ते गया और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बहुत जल्दी अग्रसर होके कि जिस तरह से आपने कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण किया, जिस तरह से आपने निर्बाध बिजली का आपूर्ति सुनिश्चित किया, जिस तरह से आपने एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया, राष्ट्रीय मार्ग में आगे बढ़े, स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण हुए, गांव के सड़कें बने और सारी सुख सुविधा एक परिवार को जो मिलना चाहिए, चाहे किसान सम्मान योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी हो, चाहे बहुत सारी योजना के अंतर्गत ये पूरा आकांक्षी जनपद, ये आकांक्षी जनपद में एक परिवर्तित होकर विकास की तरफ ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम इस बात को मानेंगे कि हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं। सांसद ने भी बड़ा अथक प्रयास किया। हमारे और सांसद के बीच में हमारे संस्कार में बहुत अंतर है, मगर अंतर छोड़ के हमारे सांसद ने बहुत प्रयास किया। लोकसभा से लेकर यहाँ तक लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज किया। रेलवे लाइन लाए, राष्ट्रीय मार्ग के नए रोड बनवाने के लिए उन्होंने लिया। कपिल वस्तु स्तूप का उन्होंने आगे बढ़ाया और विपासना केंद्र का भी उन्होंने यहाँ पर खोला। उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस जनपद सिद्धार्थनगर में हमारे बीच में है और ये सारी चीज़ें आज आपके बीच में आप देख रहे हैं। मैं महाराज जी आपसे दोबारा मैं हाथ जोड़ता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इस बार बासी में ये इतना बड़ा एक रैली देने का हम लोग को मौका दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं और आप आम जनता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और जय राम जी कहते अपने बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद डुमरियागंज अति आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी को। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की ये आवाज। आज सावन का महीना है और शिव अवतारी बाबा गुरु गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पधारे हैं, तो ये आवाज कम से कम उस गोरक्ष पीठ तक जानी चाहिए, लखनऊ तक। दोनों हाथ उठा के कहिएगा, बोले भारत माता की। दोनों हाथ उठा के पीछे तक, दूर तक, भारत माता की, भारत माता की। अब एक बार इस सावन के महीने में जहां पूरे प्रदेश में कांवड़िया चल रही है, कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ में लाखों कांवड़िया के ऊपर स्वयं पुष्प वर्षा किया है और वो पुष्प वर्षा करके उस सावन के महीने में मेरठ से कांवड़िया में, अब जब अयोध्या और बस्ती की भी कांवड़ चल रही है, पहली बार इस माधव बाबू की धरती पे, तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे सिद्धार्थनगर में उस कांवड़िया की पुष्प वर्षा के बाद सीधे आज बासी में पधारे हैं। और बासी में जो ये जनसैलाब है, मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने जैसा कहा कि आपसे हमेशा हम लोग विनम्रता पूर्वक कहते थे कि आप गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरखपुर से लगाओ, देवी पाटन से लगाओ, अयोध्या काशी, लेकिन आज साबित हो गया है कि जो सिद्धार्थनगर की जनता का लगाव आपसे है,
आज ये सैलाब के रूप में आपके सामने खड़ा है। एक बार सब लोग खड़े होकर हर हर महादेव कर लीजिए। हर हर खड़े हो जाइए। हर एक बार खड़े होकर, क्योंकि ये सावन का महीना। हर हर महादेव। पीछे तक जानी चाहिए आवाज, यहां शुरू तरंग अयोध्या तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमारे, एक मिनट आवाज बंद कर दो। मंच पे बैठे हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, हमारे कपिल वस्तु विधायक श्यामधनी राही जी, विधायक श्री विनय वर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह जी, हमारे इस पूरे पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे विधान परिषद के सदस्य संगठन के नेता सुभाष यदवंश जी, हमारी जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, पूजा पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कार्यक्रम के बाद से पूरे संगठन को मंडल और न्याय स्तर पे शक्ति केंद्र और बूथ तक, और जो आज वो दिख रहा है, एक बार जोरदार सभी संगठन के लिए तालियां बजा दीजिए, अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए। हमारे पूर्वांचल पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष शिवनाथ जी, सभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी राम कुंवर जी, ध्रुव त्रिपाठी जी, रामनिवास जी, हमारे कन्हैया जी, लाल बाबा जी, हमारे रमेश गुप्ता जी, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, मैं आपसे केवल माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आभारी हैं कि हमारी लोकसभा चल रही थी। पिछले दिनों लोकसभा का कार्यक्रम था, उस समय तारीख लगी थी, लेकिन आज आपने रविवार को दिया, कल हमारी लोकसभा है। और आज इस सिद्धार्थनगर में ये जो संपर्क है, आपका सैलाब है, वो इसलिए है कि सिद्धार्थनगर के विकास के लिए आपने जो इबारत लिखी है, सिद्धार्थनगर के विकास के लिए जो एक आकांक्षा जनपद था, नरेंद्र मोदी जी ने एक नीति आयोग से कहा, उसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, ये श्रावस्ती, ये आकांक्षा पिछड़े जनपद थे। आज ये पूरे सिद्धार्थनगर की तरफ से कहना चाहता हूं कि आज आपके प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में न केवल इस आकांक्षा जनपद को विकसित किया है, आज आकांक्षी जनपद को अग्रणी जनपद बनाने का काम किया है। और कभी कल्पना नहीं थी, एक मिनट बंद हो जाए। मुख्यमंत्री जी, हम लोग जब आपके कार्यक्रम में आते थे तो सुबह कई डेलीगेशन आता था, कभी शिक्षा मित्र का, कभी शिक्षकों का, कभी चौकीदार का, कभी आंगनबाड़ी का, कभी आशा बहू, कि हमारे मानदेय के लिए आप ज्ञापन दे दीजिएगा, हम नहीं मिल पाएंगे। कभी हमारे कैशलेस सुविधा के लिए। सौगंध है, ये पहली बार मैं आया हूं, ये तमाम ज्ञापन लोगों ने इसलिए दिया है, मैं अभिभूत हूं। चाहे यहाँ प्रदेश की जनपद के सभी शिक्षा मित्र हैं, पूरे जनपद के शिक्षक हैं, हमारे जनपद के चौकीदार हैं, हमारी रसोइयां हैं प्राथमिक में, आंगनबाड़ी हैं, आशा बहू हैं। आपने अभी जो सेशन, मानसून सेशन 2 दिन पहले खत्म हुआ है, ये कोई संवेदनशील योगी ही और मुख्यमंत्री के रूप में कर सकता है कि आज सिद्धार्थनगर आने के पहले आपने उन चौकीदारों का, रसोइयों का, आंगनबाड़ी का, आशा बहुओं के मानदेय को विधानसभा में उनकी धनराशि को बढ़ाने की घोषणा किया है। मैं उन सभी संवर्गों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये आदर्श समेकित शिक्षा मित्रों के द्वारा मुझे पत्र मिला, उन्होंने कहा कि हम परम पूज्य, परम आदरणीय महाराज जी के समस्त शिक्षा मित्र, जो उन्होंने कैशलेस चिकित्सा दिया है, जो उन्होंने स्थानांतरण मानदेय की सुविधा प्रदान किया है, वो लाखों शिक्षक जिसको लोग कहते थे सरकार का विरोध करते,
पार्टी का विरोध करते हैं। 2027 का फैसला तो आज हो गया है, जब प्रदेश का लाखों शिक्षक और शिक्षा मित्र आज आपको धन्यवाद दे रहा, ये धन्यवाद दे रहा, ये तमाम ये जो हमको लोग दे रहे हैं। आपने इस पूरे विश्व में पहचान सिद्धार्थनगर की गौतम बुद्ध से है, और गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को अहिंसा, शांति और ममता करुणा का संदेश दिया है। ममता, शांति, अहिंसा, करुणा का संदेश दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आज वो गौतम बुद्ध की पहचान जो पूरे विश्व में करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का है, लेकिन आज आपने उसी गौतम बुद्ध के जमाने में जो एक मुट्ठी काला नमक चावल दिया करते थे प्रसाद के रूप में, उसकी पूरी दुनिया में पहचान बनाने का काम किया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काला नमक चावल की पहचान आज पूरी दुनिया में है। अभी आपने प्रदर्शनी में देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज वो 2000 हेक्टेयर में नहीं होती थी, 18,000 हेक्टेयर में खेती बढ़ गई, 26,000 टन पैदा होने लगा, 40,000 किसान उससे जुड़ा हुआ। अभी आपने 4 करोड़, बर्डपुर के लोग खुश हो जाइए, उस काला नमक चावल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए आज आप एक बार जोरदार अभिवादन करिए, धन्यवाद करिए कि उस काला नमक की ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए एक सुविधा केंद्र 4 करोड़ का स्वीकृत किया है, जिससे काला नमक चावल पूरी दुनिया की बाजारों में होगा। आज ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की। अगर आपने मेडिकल कॉलेज दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी को ला करके आपने उद्घाटन कराया, नर्सिंग इंस्टीट्यूट दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी इस सिद्धार्थनगर को, बासी जहां आज आप आए हैं, जो आप लगातार डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आज ये बासी में रेलवे स्टेशन बन रहा है। आने वाले दिनों में अब बासी, मेहदावल, खलीलाबाद, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर लोग रेलगाड़ी से जाएंगे, और वो रेलगाड़ी का काम हो रहा। अगर हाथ उठा के कहिए कि आपके बस्सा में, खसराहा में, बासी, डुमरियागंज में रेलवे लाइन का काम चल रहा। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां नई रेल लाइन मिल रही, ये बस्ती से सिद्धार्थनगर, पिछले दिनों हम मिले थे, आपने कहा ये 4 लेन नहीं है, हमने तो हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से जोड़ दिया। अभी हमारे श्यामधनी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि बर्डपुर से ककरहवा, जिसको पिपरहवा कहते हैं, उसको 4 लेन आपने दे दिया, 200 करोड़ दिया है, वहां पे हो रहा है। लेकिन बर्डपुर सिद्धार्थनगर से बस्ती जो 4 लेन की है, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट को हम 4 लेन से जोड़ेंगे। आज आप बासी, जैसा जय प्रताप जी ने कहा कि इतने दिनों बाद आए हैं, लेकिन आज आपके लिए पलक पौड़े लोग बिछा के खड़े हैं, पूरा देख रहे हैं, एक आदमी कोई हिल नहीं रहा है। तो आज इसको 4 लेन की मैं आपसे आग्रह करूंगा पूरे जिले की तरफ से कि ये सिद्धार्थनगर बस्ती 4 लेन से जुड़ जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अभी आपने अपनी कैबिनेट से फैसला लिया कि सिद्धार्थनगर में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। 100 एकड़ का चिन्हित हो गया है। 10 अगस्त को लखनऊ से टीम आ रही है और लोग आज इलाहाबाद आ रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, इलाहाबाद आ रहे हैं उकसाने के लिए, उत्तर प्रदेश में 27 में राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जैसे रांची नहीं जा रहे हैं। अरे आपने तो 9 लाख सरकारी युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, और जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप स्वयं कहेंगे जो MU हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। और मैं एक फैसले के लिए आपका और धन्यवाद दूंगा, जो आपने कल या परसों ही कहा कि हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले के कॉलेजेस में युवाओं से, जनजी से हर महीने अब कलेक्टर स्कूल में भी युवाओं के भविष्य को संवारने का काम करेंगे, उनके भविष्य को बनाने। आज आपके नेतृत्व में देश में, जहां उत्तर प्रदेश में दूध नहीं होता था, आज 38.8 मिलियन मीट्रिक टन, देश का सर्वाधिक श्वेत क्रांति आपने किया है। हरित क्रांति में आपने
3-4 साल पहले पंजाब हरियाणा को छोड़ के अन्न उत्पादन आपका बढ़ा और आज दूध में भी आप देश में नंबर 1 हुआ है। मैं किसानों को भी बधाई देता हूं और आपके मार्गदर्शन में धन्यवाद देता हूं। बहुत सी बातें कहना, तराई के जो हमारे अंग्रेजों ने झील बनाया था, चाहे महली झील हो, सोहरतगढ़ के विधायक बैठे, उन सारे झीलों को पर्यटन के रूप में प्रस्ताव गया है और उसको भी आप पर्यटक हब के रूप में बनाएंगे। उसके लिए भी आपने 9 करोड़ दिया है। इस तरीके से, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद दूंगा कि आप इनको व्यवस्था से चाहे कांवड़ की हो, अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। एक बार भाई जोरदार, मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब हम अपना समय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। सारा समय मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा, इसलिए मैं अपना अभी और जेब का नहीं निकाला, मेरे जेब में और नोट था लेकिन नहीं, मैं अपना सब बात करूं। बोले भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद। ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, योगी मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज चौतरफा विकास कर रहा है, जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर नवाचार और विकास के पथ पर तीव्रता से अग्रसर है। प्रस्तुत है सिद्धार्थनगर की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म, आइए देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के बाल्यकाल की साक्षी कपिलवस्तु की पावन धरती, जहां से शुरू हुई एक ऐसी अमर यात्रा जिसने मानवता को करुणा, शांति और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। जनपद सिद्धार्थनगर, जहां गौरवशाली विरासत स्मृतियों में नहीं बल्कि समग्र विकास से हर कण में जीवंत है। यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में सिद्धार्थनगर आधुनिक विकास को नई दिशा दे रहा है। सुपरफास्ट कनेक्टिविटी को लगातार विस्तार मिला है। आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना जैसी अभिनव पहल ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई है। एक ऐसा समय भी था जब न विकास की नीति थी, न नियत थी। अराजकता और अपराध का बोलबाला था। कनेक्टिविटी और शिक्षा का बुरा हाल था। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में समग्र विकास को डबल इंजन रफ्तार मिली। विद्यालयों का कायाकल्प, स्मार्ट शिक्षा और युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसरों ने भविष्य को नई उड़ान दिलाई। जनपद सिद्धार्थनगर में बौद्ध पर्यटन सर्किट का विकास, कपिलवस्तु की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर सिद्धार्थनगर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विरासत को सम्मान देकर के कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। एक जनपद एक उत्पाद में जनपद सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को वैश्विक पहचान दिलाई। सुपरफास्ट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने वाले गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। आकांक्षी जनपद से विकसित भविष्य की ओर बढ़ता सिद्धार्थनगर बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ आधारभूत संरचना के साथ नई उड़ान भर रहा है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनपद सिद्धार्थनगर के विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज और बांसी की विभिन्न विकास परक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है।
जनपद सिद्धार्थनगर में कनेक्टिविटी, शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास को नए आयाम देंगी ये विकास परियोजनाएं। मेरा जनपद, मेरी जिम्मेदारी। विकसित सिद्धार्थनगर की करो तैयारी। और ये थी एक झलक विकसित सिद्धार्थनगर की। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने करकमलों से लाभार्थियों को लाभ वितरित कर हम सबको अनुग्रहित करें। सबसे पहले सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत श्री सूरज जी बैग मैन्युफैक्चरिंग हेतु आपको 5 लाख रुपए का ऋण चेक, जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। सीएम आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती मोटीना देवी जी, मुख्यमंत्री आवास की चाबी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। NRLM के अंतर्गत लक्ष्य प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्ष श्रीमती सीमा देवी जी, 159 RF और 708 CIF इकाइयों की कुल 11,09,70,000 की धनराशि, जोरदार तालियां इनके लिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सुश्री शिल्पा चौधरी जी, जिनको पठन पाठन सामग्री वितरित की जा रही है। बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, स्मार्ट वॉच और मिठाई। आयुष्मान योजना के अंतर्गत श्रीमती रेणु जी, आयुष्मान कार्ड, जोरदार तालियां। ये हमारे लाभार्थी विधानसभा डुमरियागंज के। और इसके बाद बासी विधानसभा के लाभार्थी सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत सुश्री प्रीति विश्वकर्मा जी, 3,78,000 रुपए का चेक इनको। आप सभी जोरदार तालियां मंच तक हमारे लाभार्थियों के लिए पहुंचाएं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री विनोद साहनी जी, ऑटो रिपेयरिंग और स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपए का ऋण चेक आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती पूनम जी को मुख्यमंत्री आवास की चाबी। NRLM के अंतर्गत गौतम बुद्ध संकुल संघ की कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी जी, 10,32,90,000 रुपए का चेक, 118 RF और 665 CIF इकाइयों का। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत श्री आयुष पांडे जी, आयुष BSc एग्रीकल्चर तृतीय वर्ष के छात्र हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, स्मार्ट वॉच इत्यादि। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष्मान योजना की लाभार्थी श्रीमती सुनीता जी। हमारे सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। जनपद सिद्धार्थनगर की विकास यात्रा को और तीव्र गति प्रदान करने हेतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे मध्य हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर डुमरियागंज तथा बासी विधानसभा की 311 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें, जिसमें 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनकी लागत 127 करोड़ और 61 परियोजनाओं का शिलान्यास, जिनकी लागत 184 करोड़। आप देख सकते हैं कि शिलापट्टों से अनावरण हो रहा है। 107 विकास परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 311 करोड़, और शिलापट्टों के अनावरण के साथ ही ये विकास परियोजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों के नाम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रबल नेतृत्व और अहर्निश सेवा भाव से आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता और विकास के नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करते हुए
समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर स्वावलंबन की मुस्कान लाने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभाशीर वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी डुमरियागंज से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, बांसी के लोकप्रिय विधायक श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही जी, माननीय विधायक सोरठगढ़ श्री विनय वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंशी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, रतन सेन इंटर कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती रानी वसुंधरा कुमारी जी, चेयरमैन सहकारी जिला सहकारी बैंक कुंवर विक्रम सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शिवनाथ चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दीपक मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रिज बिहारी मिश्र जी, लालजी त्रिपाठी जी, गोविंद माधव जी, नरेंद्र मणि जी, श्रीमती पूजा पाल जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, कन्हैया पासवान जी, राम निवास यादव जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में बांसी, डुमरियागंज, इटवा, कपिलवस्तु, सोरठगढ़ से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा सिद्धार्थनगर में मुझे आज एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध ही राजकुमार सिद्धार्थ हैं, यानी राजकुमार सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में दुनिया जानती है। और यह आप सबका सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के नाम पर बने हुए उनके बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर जिस जनपद का नाम सिद्धार्थ नगर है, इस जनपद में जन्म लेने, इस जनपद में आगे बढ़ने
और सेवा का एक सौभाग्य अपने आप में जीवन को धन्य धन्य करता है। बहनों और भाइयों, आज से 2500 वर्ष पहले जो जनपद अपने वैभव के लिए विख्यात था, जो क्षेत्र, जो राज्य अपने वैभव के लिए विख्यात रहा होगा, क्या कारण है कि वह आजादी के बाद 75 वर्ष तक विकास के लिए तरसता रहा, आकांक्षात्मक जनपद बनकर के रह गया। आकांक्षात्मक जनपद का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के लिए, स्वावलंबन के लिए वह जनपद पिछड़ गया। पिछड़ने का कारण क्या था? लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दिन पर बांसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांसी रतन सेन इंटर कॉलेज एक समृद्ध परंपरा रही है यहां की, और उस परंपरा के साथ इस इंटर कॉलेज में मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, एक बड़ी परंपरा, और उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज प्रातः काल में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए कार्यक्रम में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर नागरिक के मन में स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उड़कर के परमार्थ के लिए, देश और दुनिया के लिए कुछ किया जा सके, देश के बारे में सोचा जा सके, इसके लिए एक भावना पैदा हो, इस प्रकार का भाव पैदा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। और आज लखनऊ में 30,000 युवा उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बना था। 30,000 युवा। एक ही स्लोगन था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। बहनों और भाइयों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी दिन है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 लखनऊ के काकोरी में अंग्रेज जो खजाना भारत का लूट करके इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस खजाने को भारत की स्वाधीनता के यज्ञ में लगाना है। इसके लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों ने
उस समय उस खजाने को अपने हाथ में लेकर के क्रांतिकारियों को भारत की आजादी के लिए उसे अर्पित किया था। बहनों और भाइयों, जो महान क्रांतिकारी अपना जीवन दांव पे लगा करके भारत को आजाद कराने के लिए कार्य कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने, अंग्रेजों ने तो उसे डकैती कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने भी उसे डकैती कहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने काकोरी डकैती की घटना का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में लेकर के क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। भारत माता के उन महान सपूतों को याद करिए। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, वे सत्ता के मद में इतने मशगूल हो गए, हर संस्था का नाम अपने खानदान के नाम कर रहे थे। उन्हें क्रांतिकारियों के स्मारक नहीं दिखाई दिए, उन्हें क्रांतिकारियों का स्मरण नहीं आया, बुला दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को बुला दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को बुला दिया गया, अस्माउल्लाह खां को बुला दिया गया, चंद्रशेखर आजाद को बुला दिया गया, सुखदेव राजगुरु को भुला दिया गया, वीर सावरकर को भुला दिया गया, और महाराज सुहेलदेव को वे लोग भूल गए, निषाद राज गुहा को भूल गए, वीरांगना उदा देवी पासी को भूल गए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी को ये लोग भूल गए, वीरांगना झलकारी बाई कोरी को ये लोग भूल गए। सत्ता का मत कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है, तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पूरी नेगेटिव ट्रैक के साथ चल रही है। भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत की गुलामी के दो कारण थे। एक कारण था अंतर्विरोध, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कुप्रवृत्ति, और दूसरा अपने ही संस्थाओं के प्रति षड्यंत्र करने की भाव। हर व्यक्ति इस बात को मानता था, जिन लोगों का दायित्व था देश को दिशा देने की, समाज को आगे बढ़ाने की, वही लोग उस समय समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे। देश गुलाम हुआ, सैकड़ों वर्षों की इस गुलामी के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से चली एक लड़ाई, कभी मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, जो चिंगारी गोरखपुर में बंधु सिंह ने जलाई थी, जो चिंगारी बिठूर में त्याता टोपे के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, वह चिंगारी आगे बढ़ती गई। और चिंगारी का परिणाम था कि लगातार किसी न किसी जनपद में क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों की चूलों को हिलाने का काम किया जाता रहा। यह लड़ाई आगे बढ़ती रही। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की घटना, 1925 में लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, और ये लगातार 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन तक लगातार चलता रहा और आज उसी 9 अगस्त की तिथि काकोरी 10 एक्शन की तिथि है, जो बहनों और भाइयों हर नौजवान को अपनी मातृभूमि के साथ मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए उन अमर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था। मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर झूले थे। याद करना, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को आजादी की इस लड़ाई में समर्पित किए थे। और आज जो पाप उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था? युवाओं के लिए क्या किया था? किसानों के लिए क्या किया था? गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। जिस भारत के बारे में दुनिया की राय थी कि भारत एक पिछड़ा देश है, गरीब देश है, कमजोर देश है, यह भारत विरोधियों के सामने टिक नहीं पाएगा, आज वह भारत सीना तान करके अपने विरोधियों के सामने खड़ा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये किसके कारण? जिस भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कांग्रेस ने चौपट कर दी थी, उस भारत को आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो चुका है, आज वह भारत मजबूती के साथ खड़ा होकर के युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के खड़ा है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला के साथ खड़ा है। वह भारत आज निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन करके दुनिया के सभी प्रकार के निवेश को अपने आवंटित कर रहा है। यह भारत में अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला हुआ अभियान है, जिस अभियान के कारण बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से उभर करके आज वे लोग भारत के अंदर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए खुशहाली के साथ आगे बढ़े हैं। आखिर इन 25 करोड़ लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, 2014 के पहले उस बदहाली का कारण कौन था? कौन था उस बदहाली का कारण? अगर मैं कुछ आंकड़े यहां पर दूं, उन आंकड़ों के माध्यम से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने, कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया था। एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उद्यमिता के लिए कांग्रेस ने देश के अंदर लगभग 55 से 60 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके नाम पर कभी कोई उनके दिमाग में कोई विजन नहीं आया। बहनों और भाइयों, आज के युवा की आवश्यकता है स्किलिंग की।
के युवा की आवश्यकता है उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्किलिंग की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, नौकरी मिले, उद्यमिता के अवसर हो। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 17 करोड़ लोगों को देश के अंदर जॉब मिली है। 17 करोड़ लोगों को। बहनों और भाइयों, कौशल विकास के माध्यम से 2014 के पहले स्किलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और आज मैं कह सकता हूं यूपी समेत पूरे देश के अंदर 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 15,000 से अधिक आईटीआई है और आईआईटी की संख्या अब 16 से बढ़कर के 23 हुई है और आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 22 हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 में 431 मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर थे और 2025 में ये 431 मेडिकल कॉलेज बढ़कर के आज 818 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। एम्स 7 थे देश के अंदर, आज ये 7 एम्स कांग्रेस ने 1 बनाया, अटल जी ने 6 बनाए और मोदी जी ने इनकी संख्या 23 तक पहुंचाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, एमबीबीएस की सीट 2014 के पहले देश के अंदर कुल 51,348 थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 1,28,926 युवा मेडिकल में एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करता है। पीजी की सीट एमडी और एमएस के लिए 2014 के पहले केवल 31,185 युवाओं को अवसर मिलता था और आज 85,822 युवाओं को पीजी में प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज जब युवा अब केवल जॉब सीकर नहीं है और केवल जॉब के लिए भटकता नहीं है, आज का युवा जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने युवा को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाएंगे और आज हमारा युवा जॉब देने वाला बन चुका है। भारत के अंदर जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम विकसित हुआ है, आज आप देख सकते हैं और उस इकोसिस्टम के माध्यम से कितनी तेजी के साथ भारत ने उसका विस्तार किया है। यह अत्यंत हम सब लोगों को देख करके, युवाओं की प्रतिभा को देख करके हम लोगों को लगता है कि चाहे वह पीएम स्टार्टअप की स्कीम हो, पीएम स्टैंड अप की स्कीम हो, डिजिटल इंडिया की स्कीम हो, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम हो या फिर मिशन रोजगार के अंदर इन युवाओं के लिए नौकरी देने के बाद आज बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी से और पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, आप तो बताइए, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों, जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा,
या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागिर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। 17 के पहले यूपी के युवाओं के साथ यही होता था। यूपी का युवा यूपी के बाहर अपनी पहचान छुपाता था। कोई नहीं कहता था मैं सिद्धार्थनगर का हूं, कोई नहीं कहता था मैं बस्ती का हूं, नहीं कहता था कि मैं संत कबीर नगर का हूं या गोरखपुर का हूं या महाराजगंज का हूं या बलरामपुर का हूं। ये समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था। हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था। लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता, ये प्रदेश की पहचान थी। पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। मैं कल मेरठ में था, जिसकी चर्चा श्री जगदंबिका पाल जी कर रहे थे। पिछले 4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं। हरिद्वार में जल लेने के लिए 3 करोड़, हर हर बम बम का नारा करते हुए, शिव की भक्ति में झूमते हुए। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण। कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है। कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। जब भी हम किसी युवा के सामने से कोई आदर्श दूर कर देते हैं तो उस युवा को गौरव की अनुभूति से दूर करने का पाप करते हैं। शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोले का संबोधित करते हुए चलता है। और क्या लोगों में उत्साह है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई सिकन नहीं। शिव की भक्ति है और महादेव के प्रति समर्पण का वह भाव है। बहन और भाइयों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी इसको बैन कर देती थी। हमने कहा नहीं, बैन नहीं होगा, हम सुरक्षा देंगे और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप याद करिए, डुमरियागंज हो, बांसी हो, इटवा हो, कपिलवस्तु हो, सोरठगढ़ हो, इन सभी क्षेत्रों में हमें जाना पड़ता था। हमेशा यहां दुर्गा पूजा के समय, रामलीला के लिए या किसी अन्य अवसर पर दंगे फसाद होते थे। पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। आज यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लगा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। व्यापारी की संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। बहन और भाइयों, 2017 के पहले ये सब नहीं था। 2014 के पहले देश के अंदर कांग्रेस ने इतना ही नकारात्मक वातावरण बनाया हुआ था। देश के बाहर युवा नहीं जा सकता था, पहचान का संकट था। एक भ्रष्ट देश के रूप में, कमजोर देश के रूप में कांग्रेस ने भारत की पहचान पे धब्बा लगाया था। बहन और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं,
समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पार्टी थी और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। कोई सोचता था माधव बाबू के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में बनकर के तैयार है और कार्य कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भगवान बुद्ध का प्रसाद आज आपके सामने काला नमक चावल, मैं देख रहा था काला नमक चावल 1 किलो का दाम 200 रुपया मिल रहा है। 1 किलो का दाम 200 रुपया और डिमांड इतनी है कि उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। हमने यहां पे इसके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर स्वीकृत किया है। फिर से कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध की थीम पार्क के साथ ही विपश्यना का केंद्र बने, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, बेसिक शिक्षा की हालत क्या थी 2017 के पहले? और समाजवादी पार्टी ने तो उस समय घोषणा कर दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के सामने इन्होंने संकट खड़ा किया था। उन्हें स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सारे अवसर समाप्त कर दिए थे और नौकरी आती थी तो समाजवादी पार्टी का सेफाई सिंडिकेट वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, चाचा भतीजे की लूट, युवा या तो पलायन करने के लिए मजबूर होता था या युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख सरकारी नौकरी, और ये सरकारी नौकरी आपके सिद्धार्थनगर के नौजवानों को ही प्राप्त हुई है। आज जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बहनों और भाइयों, नियुक्ति पत्र में सिद्धार्थनगर का नौजवान भी होता है और मैं पूछता हूं कहां से हो, तो नौजवान बोलता है कि बाबा बांसी से हैं। उनमें से बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जिनके पिता, जिनके भाई सिद्धार्थनगर के अंदर आंदोलनों में हमारे साथ खड़े होते थे, देखते थे, मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता है कि आज उसके परिवार का वारिस अपने परिश्रम से नौकरी प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पे विकास की एक नई लहर चली है। गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जनपद होते हुए शामली तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। 6 लेन का बनेगा ये, और 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर 8 लेन तक बढ़ेगा। वहां से शामली से फिर आगे अंबाला होते हुए आगे तक जाएगा और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगा। आपका जनपद भी उसके साथ जुड़ा है और इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम सिद्धार्थनगर से बांसी होते हुए, बस्ती होते हुए, अंबेडकर नगर होते हुए, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक, इसको भी हमने, इस मार्ग को भी लिया है। बहनों और भाइयों, आज विकास की कमी नहीं, विकास के लिए आपके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके राजा जयप्रताप सिंह जी बांसी से, कपिल वस्तु से श्री श्यामधनी राय जी, सोरठगढ़ से श्री विनय वर्मा जी, और सांसद के रूप में पाल साहब का तो कहना ही क्या है। दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाओं के लिए प्रयास करते हैं, एक एक स्कीम को लेके आते हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं ITI, कहीं पर विकास की योजना के लिए हॉस्पिटल, कहीं पे CM कंपोजिट विद्यालय, और अब तो हमने कहा है यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो, या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी 1 घंटा देगा, एसपी 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। एसडीएम जो यूनियन स्टेट की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन्होंने पास किया है, वे भी बना वहां आकर के एक क्लास लेंगे। डॉक्टर जो नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बना है, वह एक क्लास लेगा। इंजीनियर जो आईआईटी जेईई से पास होकर के आज इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहा है, वह भी वहां देगा। बैंक के पीओ वह भी आकर के वहां पर नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे। और अब तो आईटीआई, कोई सोचता था आईटीआई में, कोई सोचता था आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, रोबोटिक के बारे में बताया जाएगा, 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपके जनपद में भी हुआ है। 2 आईटीआई को हमने इसके साथ जोड़ा है और अभी पॉलिटेक्निक को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। बहनों और भाइयों, हमने तय किया है गरीब के बच्चे के लिए, हमने तय किया है हमारा जो युवा स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के माध्यम से निकलेगा, हम उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए ईआई के माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक या फिर जितने भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें तो से पारंगत बनाएंगे ही बनाएंगे। स्नातक के नौजवान, जितने भी नौजवान हैं, इन नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं, उन स्कीम के माध्यम से वो जान पाएगा। मेधावी बेटियों के लिए हम बहुत शीघ्र स्कूटी लेकर के आ रहे हैं। स्नातक में पढ़ने वाली बेटियां, आप गरीब की बेटी भी अपनी स्कूटी से विद्यालय जा पाएगा। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाता है, क्योंकि सेंधमारी करने का वो समय समाप्त, जब लोगों में कहावत थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। अब सपा का नहीं, अब ये राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का समय है। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरा कोई अन्य स्थान नहीं। आज गरीब को राशन मिल रहा है। प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को राशन, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा 5 लाख रुपए की हर वर्ष उपचार की, किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके उपचार करा सकता है। 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश के अंदर आवास दिया है और 6 लाख और स्वीकृत कर दिए हैं। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था गरीब के घर में चूल्हा चलेगा रसोई गैस से? कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? और इस सीजन में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाप के कारण सिद्धार्थनगर जनपद में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, यह सीजन तो हर परिवार के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे, सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कानों में कभी भी जू नहीं रेंगा।
कभी इनको उन बच्चों के प्रति संवेदना नहीं थी। यही तो बच्चे आज बड़े हुए हैं, यही बच्चे आज युवा हैं, जिन बच्चों को डबल इंजन सरकार ने आज जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा दी है। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक यूपी में केवल 41 मेडिकल कॉलेज बने थे, और बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में यूपी के अंदर हमने 83 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यह संख्या 83 पहुंची है। यह बताता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होती है तो सरकार कर सकती है। अब वही प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सिद्धार्थनगर जनपद, जो आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके विकास के पायदान पर अग्रणी जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये विकास की प्रक्रिया निरंतर चलेगी, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे बांसी के अंदर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, आपने 2024 में श्री जगदंबिका पाल जी को सांसद बनाया। मैं सिद्धार्थनगर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में हमें 3 विधायक दिए। विकास के कार्यों को गति हम बढ़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है। विकास होता तो अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र को लोग बाधित नहीं करते। आप सोचो, हमने 59,000 करोड़ का एक अनुपूरक बजट हम लेकर के आए थे। 59,000 करोड़ में युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए हम पैसा लेकर के आए थे। आशा वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, गांव के चौकीदार के लिए, रसोइया के लिए और कोटेदार के लिए भी इंसेंटिव बढ़ाने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था की थी। समाजवादी पार्टी ने उसमें रोड़े अटकाए थे। बहनों और भाइयों, अगर डुमरियागंज और इटवा में भी कमल खिला होता तो एक गति आगे बढ़ी होती, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी होती, विकास घर घर आया होता। लेकिन मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, मेरे संज्ञान में आया है कि यहां पे बांसी से मिठुअल मार्ग क्षतिग्रस्त है। 28 करोड़ रुपए इसके लिए हम आज फिर से स्वीकृत कर रहे हैं। ये मार्ग हम बनवाएंगे, अच्छा बनाएंगे। डुमरियागंज में भडरिया से बढ़नी चापा मार्ग यह भी क्षतिग्रस्त है। इसके लिए 24 करोड़ 58 लाख रुपए इसके लिए भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। इटवा में बढ़िया से गोड़ा बाजार मार्ग ये क्षतिग्रस्त होने के कारण यह भी आवागमन बाधित है, इसको भी हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायकों ने, सांसद जी ने जो प्रस्ताव दिए हैं, पदाधिकारियों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, उन सब पर भी हम कार्य कर रहे हैं। मैं आज आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, एक सकारात्मक भाव के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर गरीब, हर गांव, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध ये डबल इंजन की सरकार आज जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, क्रांतिकारियों के सपनों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए आप सभी इस अभियान का हिस्सा बने। और उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए आपका आह्वान करती है। आपका आशीर्वाद अगर इन लोगों को प्राप्त होगा तो आपको विकास के लिए, रोजगार के लिए, स्किलिंग के लिए, निवेश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कल्याणकारी योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुरक्षा और सुशासन के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमने 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने परिवर्तन देखा है, और 9 वर्ष में
उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के परिवर्तन के आप सब साक्षी हैं। उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर जनपद वासियों का, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, कपिलवस्तु, सोरठगढ़ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपको प्रदेश देश की आजादी के 80वें स्वाधीनता दिवस की मैं भी से अग्रिम बधाई देता हूं और आपसे आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए। ये भारत की आन बान शान का प्रतीक है। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध करूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से, मंडलायुक्त महोदय जी से, डीआईजी सर से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, मुख्य विकास अधिकारी जी से और अपर जिलाधिकारी कृपया जिला प्रशासन की ओर से भगवान श्री राम लला की ये सुंदर प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारे जनप्रतिनिधि गणों की ओर से